बता देते हैं अंतर्राष्ट्रीय 5 बड़ी खबर। इजरायल और हमास के बीच अक्टूबर 2023 में युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 70,000 पार हो गया है। गाजा के हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। बीते 10 अक्टूबर को अमेरिका की मध्यस्थता में नया युद्ध विराम समझौता लागू होने के बाद भी मौतों का सिलसिला जारी है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर डील की शर्तों को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। युद्ध विराम लागू होने के बाद अब तक गाजा में 350 से ज्यादा मौतें हुई हैं। एक अस्पताल ने शनिवार को बताया है कि इजरायली फायरिंग में इलाके के दक्षिण में 2 फिलिस्तीनी बच्चों की मौत हो गई। 10 अक्टूबर को नवीनतम युद्ध विराम लागू होने के बाद से मृतकों की संख्या में वृद्धि जारी है। इजरायल अभी भी युद्ध विराम के कथित उल्लंघन के जवाब में हमले कर रहा है और उन लोगों के शव मलबे से बरामद किए जा रहे हैं जो युद्ध के शुरुआती दौर में मारे गए थे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि युद्ध में मरने वालों की संख्या 70,100 हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि 10 अक्टूबर को सीज फायर लागू होने के बाद से इजरायली फायरिंग में 354 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। सीज फायर के बाद से गाजा पट्टी का इलाका गहरे मानवीय संकट से जूझ रहा है। गाजा युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले से शुरू हुई थी, जिसमें 1221 लोग मारे गए थे और इसके साथ ही हमास के आतंकवादी 251 इजरायलियों को अगवा कर गाजा में ले गए थे। युद्ध विराम और अन्य समझौतों के तहत लगभग सभी बंधकों या उनके अवशेषों को वापस कर दिया गया है। बदले में इजरायल ने लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया और सैकड़ों मरे हुए फिलिस्तीनियों की लाशें लौटा दी गई। एक अस्पताल ने कहा है कि इजरायली गोलीबारी में क्षेत्र के दक्षिण में 2 फिलिस्तीनी बच्चे मारे गए। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 48 घंटे में गाजा पट्टी के अस्पतालों में 2 लाशें पहुंची, जिसमें से एक को मलबे के नीचे से निकाला गया। बच्चे के शव दक्षिणी गाजा में नासर अस्पताल लाए गए। अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया है कि 8 और 11 वर्ष की आयु के दोनों भाइयों की मृत्यु उस समय हुई जब बेनी सुहेला कस्बे में विस्थापित लोगों को आश्रय देने वाले एक स्कूल के निकट एक इजरायली ड्रोन ने हमला किया। इजरायली सेना ने कहा कि उनके 2 लोगों को मार गिराया जो इजरायली नियंत्रण वाले इलाके में घुस आए थे। इजरायली सेना ने कहा कि वो संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त थे और सैनिकों के पास पहुंच गए थे। बयान में बच्चों का जिक्र नहीं था। इजरायली सेना ने कहा कि उसने दक्षिण में एक अलग लेकिन ऐसी ही घटना में एक और व्यक्ति को मार गिराया। वहीं गाजा में सैन्य अभियान को लेकर इजरायल की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। और अब आपको दूसरी खबर बता देते हैं, जहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और इस बीच पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान को खुली धमकी दी है और काबुल की तालिबान सरकार पर पाकिस्तान में चरमपंथी हमलों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि व्यापार और सीमापार चरमपंथ एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान ने बीती 12 अक्टूबर को अफगानिस्तान के साथ लगे सभी बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दिए थे और ये फैसला दोनों देशों के बीच भीषण झड़पों के बाद लिया गया, जिसमें दोनों तरफ से दर्जनों सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया। शनिवार को पाकिस्तानी सेना की तरफ से जारी ब्रीफिंग में इसकी मीडिया विंग ISPR के प्रमुख चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर हमने व्यापार पर रोक लगाई है तो ऐसा इसलिए नहीं है कि हमें ट्रेड से ही कोई समस्या है। हमारी चिंता ये है कि हमारी सुरक्षा सबसे जरूरी है, हमारी जान ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा है कि खून और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। तो दोनों पड़ोसियों के बीच एक बार फिर से तनाव चरम पर पहुंच चुका है और जब काबुल ने इस्लामाबाद पर अफगान क्षेत्र में एयर स्ट्राइक करने का आरोप लगाया, जिसमें 10 लोग मारे गए, तो पाकिस्तान की सेना ने हमला करने से इनकार कर दिया। वहीं काबुल ने कहा है कि वो अपने तरीके से इसका जवाब देगा। पाकिस्तान का नागरिक और सैन्य नेतृत्व काबुल पर पाकिस्तानी तालिबान यानी कि TTP और दूसरे चरमपंथी समूहों को बढ़ावा देने का आरोप लगाता है। अफगान तालिबान इन आरोपों से इनकार करता है। काबुल ने पाकिस्तान की सुरक्षा चुनौतियों को उसकी अंदरूनी समस्या कहा है। और अब तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। श्रीलंका से ये खबर है, जहां पर श्रीलंका में साइक्लोन दितवाह ने इस समय भारी तबाही मचा रखी है।
इससे अब तक 150 से अधिक लोगों की मौत हुई है और लाखों प्रभावित हुए हैं। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दितवाह रविवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी की तटों से टकराएगा। आपको जानकारी दे दें कि मौसम विभाग ने कई इलाकों में अलर्ट जारी कर रखा है। श्रीलंका के लिए भारत की तरफ से ऑपरेशन सागर बंधु के तहत 21 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। इसके कारण तमिलनाडु में बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। एयर इंडिया की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण शनिवार को 54 उड़ानें रद्द कर दी गई थी। श्रीलंका में दितवाह के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 191 से ज्यादा लापता है और इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के एनडीआरएफ बेस से 10 टीमें चेन्नई पहुंची हैं। और चौथी बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिशों में अचानक बड़ी हलचल शुरू हो गई है। यूक्रेन की हाई लेवल टीम अमेरिका पहुंच चुकी है, जहां वो अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर युद्ध खत्म करने के रोड मैप पर बातचीत करेंगे। ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब 2 रूसी तेल टैंकर पर हमले हुए हैं। समुद्र में वो जलते हुए दिखाई दिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि इस टीम का नेतृत्व उनके राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख रुस्तम उमेरोव कर रहे हैं और उनका मकसद जितना जल्दी हो सके शांति प्रक्रिया के अगले ठोस कदम तय किए जाएं। अमेरिका में यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करने के लिए विदेश मंत्री मार्को रूबियो, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर मौजूद रहे। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि यूएस में बातचीत खत्म होते ही अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल सीधे रूस जाएगा और मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेगा। यानी कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि अमेरिका दोनों पक्षों के बीच एक सीधी मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। ये दौड़ भाग इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि पिछले हफ्ते ट्रंप ने 28 बिंदुओं वाला एक शांति प्रस्ताव जारी किया था, जिसे ज्यादातर विशेषज्ञों ने रूस को फायदा पहुंचाने वाला बताया है। और इस प्रस्ताव में रूस को कई इलाकों पर नियंत्रण देने और यूक्रेन की सेना का आकार सीमित करने जैसे मसौदे शामिल थे। इस पर आलोचना बढ़ने के बाद ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्लान को फाइन ट्यून कर दिया है। जेलेंस्की ने भी इसे हल्के में नहीं लिया और तुरंत अमेरिकी टीम से बातचीत शुरू कर दी। और अब आपको 5वीं बड़ी खबर बताएंगे ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अपने सरकारी निवास में लंबे समय की पार्टनर जोडी हैडन से शादी रचाकर इतिहास बना दिया है। पहली बार किसी सिटिंग पीएम ने कार्यकाल के दौरान विवाह किया है। बेहद निजी इस समारोह ने देश भर में उत्सुकता बढ़ा दी है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी ने शनिवार को अपने लंबे समय से साथी जोडी हैडन से शादी रचाई है। ये ऐतिहासिक शादी उनके सरकारी निवास द लॉड्ज पर हुआ है। और आपको जानकारी दे दें कि कैनबरा के गार्डन में आयोजित एक निजी समारोह में ये शादी हुई है, जहां पर 62 वर्षीय प्रधानमंत्री ने 46 वर्षीय वित्तीय सेवाओं की कर्मचारी से विवाह किया है। और ये पहली बार है जब कोई ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में शादी कर रहे हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है इस वक्त। और शादी का समारोह बेहद निजी और शानदार था। अल्बनीज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए एक शब्द में लिखा, मैरिड। वीडियो में उन्होंने बाउ टाई पहना हुआ था और उनकी दुल्हन जोडी हैडन लंबी सफेद पोशाक में मुस्कुराती हुई दिखाई दी। और उनके चारों ओर उनके जो वेल विशर हैं वो घिरे हुए थे। और इस मौके पर दंपति ने अपने खुद के वचन लिखे और समारोह को एक सेलिब्रिटी ने संपन्न किया। आपको जानकारी दे दें कि शादी के दौरान परिवार और करीबी दोस्तों ने उन्हें घेर रखा था और तस्वीरों में भी ये साफ नजर आ रहा है।